इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। स्वागत है। हम सब भविष्य के बारे में बात करने के लिए विल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, जैसे मैं ये करूंगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी में दो ऐसे छोटे बदलाव हैं जो विल को एक साधारण भविष्य बताने वाले शब्द से एक तरह की भाषाई टाइम मशीन में बदल देते हैं। टाइम मशीन, वाह। आज हमारे हाथ अंग्रेजी ग्रामर की एक किताब का सिर्फ एक पन्ना लगा है और हम इसी में गहराई से उतरने वाले हैं। सिर्फ एक पन्ना? हाँ, सिर्फ एक। हम देखेंगे कि कैसे विल बी डूइंग और विल हैव डन सिर्फ ये नहीं बताते कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि ये भी तय करते हैं कि सुनने वाला उस भविष्य को किस नजरिए से देखेगा। ये टाइम मशीन वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये दोनों टेंस हमें सच में भविष्य में एक खास जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए किताब में जो सिनेमा का उदाहरण है वो कमाल का है। सोचिए, कुछ लोग अभी सिनेमा के बाहर लाइन में लगे हैं। ठीक है। अब से आधे घंटे बाद वो लोग हॉल के अंदर होंगे और फिल्म के बीच में होंगे। वो फिल्म देख रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग द फिल्म। यानी हम उन्हें एक्शन के बीच में देख रहे हैं। बिल्कुल। और अब 3 घंटे आगे चलते हैं। फिल्म खत्म हो चुकी है, लोग बाहर आ चुके हैं। उस समय तक वो घर जा चुके होंगे। They will have gone home। हाँ, देखिए, एक ही घटना है, फिल्म देखना, लेकिन हमने 2 अलग-अलग समय में झांक कर 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखी। एक तस्वीर एक्शन के बीच की है और दूसरी एक्शन के खत्म होने के बाद की। और यहीं से हमारी आज की सारी बातचीत निकलती है। यहीं से? तो चलिए पहली टाइम मशीन को चालू करते हैं। विल बी डूइंग यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ। जैसा सिनेमा के उदाहरण में था, वो फिल्म देख रहे होंगे। यह हमें भविष्य के उस पल में ले जाता है जब कोई काम चल रहा होगा, पूरा नहीं हुआ होगा। हम उस प्रक्रिया के मतलब बीच में होते हैं। हाँ, इसका सारा जोर ही इस बीच में होने पर है। ये एक जीती जागती तस्वीर बनाता है। सही। इसी किताब में एक और उदाहरण है। अगले हफ्ते इस समय मैं समुद्र किनारे लेटा होऊंगा या तैर रहा होऊंगा। हाँ। इसे सुनकर आप बस एक तथ्य नहीं जानते, आप लगभग उस सीन को महसूस कर सकते हैं। वो शांति, वो पानी की आवाज, क्योंकि आप उस एक्शन के बीच में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर इसकी तुलना सीधे साधे विल से करना बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई कहता है, शाम को 7 और 8 के बीच फोन मत करना, हम डिनर कर रहे होंगे। We'll be having dinner। हाँ। इसका मतलब साफ है कि उस 1 घंटे के दौरान डिनर करने का काम चल रहा होगा। हाँ। अगर आपने फोन किया तो आप बीच में दखल देंगे। ये एक बहुत ही अहम सामाजिक संकेत है। अब इसकी तुलना दूसरे वाक्य से कीजिए। चलो, लिज के आने का इंतजार करते हैं, फिर हम डिनर करेंगे। Then we'll have dinner। हाँ, यहाँ डिनर एक घटना है जो शुरू होगी। ये एक तरह का न्योता है। पहले वाले वाक्य में आप एक चलती हुई प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरे में आपको उस प्रक्रिया की शुरुआत में शामिल किया जा रहा है। वाओ, मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं सोचा था कि यह एक सामाजिक संकेत भी हो सकता है ना? एक छोटी सी ग्रामर की बात से पूरा मतलब बदल जाता है। और इस पैटर्न को समझने के लिए स्रोत में जो वर्तमान और भूतकाल से तुलना की गई है वो बहुत मददगार है। बिल्कुल। जैसे कल सुबह 10 बजे सैली अपने ऑफिस में थी, वो काम कर रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। हम अतीत में झांक रहे हैं और एक चलते हुए काम को देख रहे हैं। फिर अभी 10 बजे हैं, सैली अपने ऑफिस में है, वो काम कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम अभी इसी पर में उस चलते हुए काम को देख रहे हैं। और फिर हम इसी लॉजिक को भविष्य पर लागू करते हैं। कल सुबह 10 बजे सैली अपने ऑफिस में होगी, वो काम कर रही होगी। She will be working। हाँ, जब आप तीनों को एक साथ देखते हैं तो ये कोई रटने वाला नियम नहीं लगता। नहीं, ये भाषा का एक बहुत ही सुंदर और तार्किक सिस्टम लगता है। समय बदल रहा है, लेकिन क्रिया के जारी रहने का विचार वही है। बिल्कुल। और जब ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो ग्रामर उबाऊ नहीं लगती। ये एक कोड की तरह लगता है जिसे आप क्रैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि B+ING का फॉर्मूला समय के पार कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन फिर किताब में एक ऐसी बात आई जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा। विल बी डूइंग का एक और इस्तेमाल भी है, भविष्य की उन घटनाओं के बारे में बात करने के लिए जो पहले से तय हैं, जो किसी रूटीन या शेड्यूल का हिस्सा है। हाँ। जैसे सरकार बाद में एक बयान दे रही होगी। मेरे कानों को ये सरकार एक बयान देगी से ज्यादा पक्का और औपचारिक लगता है। क्या ऐसा ही है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इसका बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली उपयोग है। अच्छा।
जब कोई राजनेता या अधिकारी कहता है वी विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट, तो वो यह संकेत दे रहा है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, यह पहले से तय है और यह होकर रहेगा। मतलब ये सवाल जवाब के लिए जगह नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं, ये एक घोषणा है। मतलब ये अनौपचारिक बातचीत से हटकर एक आधिकारिक टोन सेट कर देता है। एकदम। किताब में एक और उदाहरण है, एक टीवी इंटरव्यू के बारे में। कार्यक्रम में बाद में मैं शिक्षा मंत्री से बात कर रहा हूँगा। लेटर इन द प्रोग्राम आई विल बी टॉकिंग टू द मिनिस्टर। हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे ये शो की स्क्रिप्ट में पहले से लिखा हुआ है। ये शायद मैं बात करूंगा जैसा बिल्कुल नहीं है। एकदम। ये दिखाता है कि ये इंटरव्यू कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। सोचिए अगर न्यूज एंकर कहे आई विल टॉक टू द मिनिस्टर, तो ऐसा लग सकता है कि वो अभी कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन आई विल बी टॉकिंग का मतलब है कि ये तय हो चुका है, सब कुछ सेट है। अच्छा। इसी तरह एक और उदाहरण है, हमारा सबसे अच्छा खिलाड़ी घायल है और शनिवार को नहीं खेल रहा होगा। वोंट बी प्लेइंग। हाँ, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक तथ्य का बयान है। टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला ले लिया है, ये अब टीम की योजना का हिस्सा है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो विल बी डूइंग के दो मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार हमें भविष्य में ले जाकर किसी चलते हैं काम के बीच में खड़ा कर देता है, हमें उस पल का एहसास कराता है। और दूसरा किरदार किसी पहले से तयशुदा, अक्सर औपचारिक घटना की घोषणा करता है। बहुत बढ़िया सारांश है। ये सिर्फ क्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि उस क्रिया के संदर्भ, उसकी निश्चितता और उसे देखने के हमारे नजरिए के बारे में है। तो हमने ये तो देख लिया कि किसी एक्शन के बीच में जाने के लिए कौन सी टाइम मशीन इस्तेमाल करनी है। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हमें एक्शन की नहीं बल्कि उसके नतीजे की परवाह हो? अगर हम ये देखना चाहें कि किसी काम के पूरा होने के बाद दुनिया कैसी दिखेगी? हाँ, मुझे लगता है कि यहीं पर हमारी दूसरी टाइम मशीन विल हैव डन काम आती है। बिल्कुल सही। ये एकदम सही ट्रांजिशन है। विल हैव डन यानी फ्यूचर परफेक्ट का सारा ध्यान काम के पूरा होने पर है। हम भविष्य में एक समय चुनते हैं, उस पर खड़े होते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि उस पॉइंट तक क्या क्या पूरा हो चुका होगा। चलिए सिनेमा वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अब से 3 घंटे बाद फिल्म खत्म हो चुकी होगी। द फिल्म विल हैव फिनिश्ड। हाँ, यहाँ हमारा भविष्य का पॉइंट है अब से 3 घंटे बाद, और उस समय तक फिल्म के खत्म होने का काम पूरा हो चुका होगा। हमारा ध्यान फिल्म के चलने पर नहीं, उसके खत्म होने के तथ्य पर है। किताब में सैली वाला उदाहरण इसे और भी साफ करता है। बताइए। सैली सुबह 8:30 बजे काम के लिए निकलती है। वो 9 बजे घर पे नहीं होगी, वो काम पर जा चुकी होगी। She'll have gone to work। हाँ, अगर आप 9 बजे उसके घर पहुंचते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि काम पर जाने की क्रिया 9 बजे से पहले ही पूरी हो चुकी है। आप उस क्रिया के परिणाम को देख रहे हैं, यानी उसका घर पर ना होना। और यहाँ भी स्रोत में जो वर्तमान और भूतकाल से तुलना की गई है वो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा देती है। वो बहुत मदद करती है ना? बहुत। जैसे टेड और एमी वाला उदाहरण, उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं, हैव बिन मैरिड। प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब अतीत से लेकर अब तक 24 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। हाँ, अब इसी विचार को अतीत में ले जाते हैं। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, हैड बिन मैरिड। ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ हम अतीत में एक पॉइंट पे खड़े हैं, बेटे का जन्म, और उससे भी पहले के 3 सालों की बात कर रहे हैं जो उस पॉइंट तक पूरे हो चुके थे। और फिर फ्यूचर परफेक्ट इसी पैटर्न को भविष्य में ले जाता है। अगले साल उनकी शादी को 25 साल हो चुके होंगे। They will have been married for 25 years. हाँ, हम भविष्य में एक मील के पत्थर पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि उस समय तक 25 साल की ये अवधि पूरी हो चुकी होगी। ये भविष्य में किसी डेडलाइन या उपलब्धि को बताने का एक शानदार तरीका है। मैं अपने काम में इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, कैसे? पहले मैं अपनी टीम को कहता था आई विल फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, तो लोग शुक्रवार को 4:45 बजे पिंग करने लगते थे कि हुआ या नहीं। हाँ। अब मैं कहता हूं बाय फ्राइडे आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। सुनने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन संदेश बिल्कुल अलग है। यह कहता है शुक्रवार आने तक यह काम अतीत बन चुका होगा, चिंता मत करो, ये पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये अंतिम परिणाम पर जोर देता है, प्रक्रिया पर नहीं। इससे पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका असली दुनिया में असर होता है। बिल्कुल। शोध में एक और अच्छा उदाहरण है, हम लेट हैं। जब तक हम सिनेमा पहुंचेंगे फिल्म शुरू हो चुकी होगी। The film will already have started. हाँ, ये एक भविष्य में एक टाइमलाइन बनाने जैसा है। एक घटना के सापेक्ष दूसरी घटना पहले ही हो चुकी होगी।
तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। एक तरफ विल बी डूइंग है, जो हमें भविष्य के किसी पल में चल रही क्रिया के बीच में ले जाकर एक वीडियो क्लिप दिखाता है। सही। और दूसरी तरफ विल हैव डन है, जो हमें भविष्य के किसी पल में ले जाकर एक काम के पूरा होने के बाद की तस्वीर, एक स्नैपशॉट दिखाता है। बिल्कुल, एक प्रगति पर केंद्रित है, दूसरा समापन पर। एक प्रक्रिया के बारे में है, दूसरा परिणाम के बारे में। एक गतिशील चलती हुई तस्वीर और दूसरी स्थिर। एकदम, दोनों भविष्य के बारे में है, लेकिन दोनों हमें भविष्य को अलग अलग लेंस से दिखाते हैं। इस एक पन्ने को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी भविष्य के बारे में पहले की तरह सोचूंगी। ये सिर्फ सही या गलत ग्रामर की बात नहीं है। नहीं, ये इस बात पर नियंत्रण रखने के बारे में है कि आप अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करते हैं। और ये स्पष्टता लाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और कहते हैं बाय नेक्स्ट मंथ वी विल बी बिल्डिंग द प्रोटोटाइप, तो इसका मतलब है कि टीम उस प्रक्रिया के बीच में होगी। हाँ। लेकिन अगर आप कहते हैं बाय नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बिल्ड द प्रोटोटाइप, तो इसका मतलब है कि प्रोटोटाइप तैयार होगा। दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की इस चर्चा से ये एकदम साफ है कि भविष्य के बारे में बात करने के लिए सिर्फ विल का होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। विल बी डूइंग और विल हैव डन हमारी भाषा को ज्यादा सटीक, ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। और ये भाषा की खूबसूरती है। ये हमें सिर्फ तथ्य बताने के बजाय अनुभव साझा करने की अनुमति देती है। बिल्कुल। आप सुनने वाले को या तो एक्शन के बीच में ले जा सकते हैं या फिर उसे फिनिश लाइन पर खड़ा कर सकते हैं। ये एक लेखक या एक वक्ता के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है। जब कोई सार्वजनिक हस्ती, कोई नेता या कोई सीईओ आई विल डू इट की जगह आई विल बी डूइंग इट का इस्तेमाल करता है, तो वो अनजाने में या जानबूझकर क्या संदेश दे रहा है। जैसे हमने सरकार के बयान वाले उदाहरण में देखा था, आई विल टॉक टू द मिनिस्टर की तुलना में आई विल बी टॉकिंग टू द मिनिस्टर ज्यादा आधिकारिक और तयशुदा क्यों लगता है। भाषा का ये छोटा सा चुनाव हमारे इरादे, हमारी शक्ति और हमारे नियंत्रण के बारे में क्या कहता है। अगली बार जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो इस पर ध्यान दीजिएगा।